गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, ओपोजिशन के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। अगर नून लीग को यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में ओपोजिशन लीडर कबूल नहीं तो कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ भी कबूल नहीं। मौलाना ने हाथ उठा लिए, फोन का जवाब देना भी छोड़ दिया। क्या अब ये जमातें मौलाना को मना सकेंगी या मौलाना अब मायूस हो चुके हैं? दूसरी जानिब ये इम्कान है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल तश्कील देंगे। हमाद अज़हर नए वजारत में आए हैं। शौकत तरीन के मुशीर बनने की खबरें भी गर्म हैं। क्या हालात मईशत की बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? और आखिर में बात करेंगे कोरोना वायरस की उस शक्ल की जो खुसूसन बच्चों को मुतासिर कर रही है। हमारे पैनल में आज मौजूद है नासिर बेग चुगताई साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मौना आलम हमारे साथ हैं, अमीर अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं और नसीम सिद्दीकी साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। नासिर बेग चुगताई साहब, दोनों जमातें नाराज नजर आती हैं, इनके इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मौलाना ने दोनों जमातों से अलहदगी इख्तियार कर ली है। क्या वो मायूस हो गए हैं दोनों जमातों से? मौलाना का नाम लेके बार बार आप हमें चढ़ाती हैं। बात ये है, मौलाना बेचारे इंतहाई शरीफ आदमी हैं। वो घर पे आराम कर रहे हैं। उन्हें बुखार था, तेज़ बुखार था उनको। कोरोना टेस्ट नहीं हुआ उनका, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत आराम से, बहुत सुकून से जो काम उन्हें करना था वो कर दिया उन्होंने। अब आप कह रही हैं कि नाराज़ हैं एक दूसरे से। मैं तो कह रहा हूँ नाराज़ नहीं है, बल्कि बहुत गुस्से में एक दूसरे से कुट्टी कर चुके हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। अच्छा। एक दूसरे से बात करने का रवादार नहीं है। मरीज़ों की आदत की जाती है, वो भी इस बार नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि खासा मसला है, खासी गड़बड़ है। और जो आपने बताया कि अगर तुम नहीं मानोगे तो हम भी नहीं मानेंगे, इसका मतलब है कि सेनेट में अपोजिशन नून और पीपल्स पार्टी ये दो ग्रुप बन जाएंगे। इसी तरह कौमी असम्बली में। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कौमी असम्बली में ये सूरत-ए-हाल पैदा हो, क्योंकि शहबाज शरीफ बहुत काबिल सियासतदान हैं। वो अंदर बैठ के भी काम कर रहे हैं। उन्होंने एक जुमला कहा है कि जब उनसे पूछा गया क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, तो उन्होंने, मैं तो अंदर हूँ, मुझे बाहर लाओ तो बता दूंगा मैं क्या हो रहा है। ना उन्होंने लॉन्ग मार्च की हिमायत की, ना उन्होंने इस्तीफ़ों की हिमायत की, ना उन्होंने इस बात की हिमायत की कि कोई ऐसा ऑफेंसिव किया जाए जिससे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मुतासिर हो। मुझे लगता ये है कि लॉन्ग मार्च भी अब किस्सा पारी ना हुआ। ईद के बाद तक की बात है। ईद के बाद कौन देखता है? अगर पीपल्स पार्टी को आप PADM से निकाल रहे हैं, निकालना इन्वर्ट कॉमर्स में निकाल रहे हैं, तो फिर बाकी क्या बचता है आपके पास? कितने दाने बचेंगे आपके पास? तो खासे बड़े मसाइल हैं। और मौलाना मायूस हुए हैं। उनको नवाबजाद नसरुल्लाह खान बनने का शौक़ था, वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पहले ही कहा जा रहा था कि वो जैसे मुहावरा है, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, तो ये सारे कहीं के रोड़े थे, कहीं की ईंटें थी जो अपनी अपनी जगह वापस जाने लगे हैं। क्या ये दोबारा मुत्तहिद हो सकेंगे हो, या जैसे नासिर साहब ने भी कहा कि पक्की पक्की कुटी हो गई इनकी आपस में? सलमान, नासिर साहब ने जो कंक्लूड किया, मेरा ख्याल ठीक कंक्लूड किया। इसलिए कि हमने मतलब माजी में जिस वक्त PDM बनी थी, तो उस वक्त अगर आप उस PDM का बैठ के उसी टाइम पे किसी ने ऑब्जेक्टिव तजिया किया तो ये बात तो सामने आ गई थी कि ये जो दो अपना पार्टी, तीनों जो पार्टियां थी, जो पीपल्स पार्टी आप ले ले और नून लीग ले ले और मौलाना की पार्टी ले ले, इन सब के जो सियासी मकासद थे वो एक दूसरे से, वो कहते हैं ना मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या एक दूसरे टेंजेंट पे थे। यानी और सारे के सारे दो मेन पार्टियों के जो सियासी मकासद थे वो ना तो पार्टी के गिर्द रिवॉल्व करते थे, ना सियासत के गिर्द रिवॉल्व करते थे, ना इश्यूज के गिर्द रिवॉल्व करते थे। इश्यूज अवाम से रिलेटेड होती है, सियासत पार्टी से रिलेटेड होती है। वो तमाम के तमाम जो चीजें थी वो जातियात के गिर्द रिवॉल्व कर रही थी। एक चाहती थी कि मेरे बाप को छोड़ दे, मुझे अपना एक्सेप्टेंस हो जाए, और उसके बाद वो जितना भी उन्होंने, आप उनकी तकरीरें देख लें, उसके अंदर सिर्फ बात बजाय इसके बात इसके कि जी वो जो बाहर बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने जो क्या लंका ढाई है और किस तरह उन्होंने किया है। उसके अलावा इवन शहबाज शरीफ भी जब जेल में थे तो उसका भी अगर कहीं तस्करा मिले तो मुझे बता दीजिएगा। पीपल्स पार्टी का अपना एक मकसद था। और सबसे बड़ी बात जो आप एक देखें ना, राइडर क्लास देखें,
कि पीपल्स पार्टी इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। उसने सिंध में हुकूमत बनाई है पिछले 3 अपना टेन्योर से, वो किस तरह हुकूमत से अलग हो, मेरी तो अकल में नहीं आता था। नोइंग पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है वो मेरी तो अकल में नहीं आता था कि आसिफ जरदारी जो है वो सिंध की हुकूमत छोड़ेगा और आसिफ जरदारी जो है वो अपना सेंटर में जो है वो रिजाइन करेगा। मेरी तो ये अकल में नहीं बैठ रहा था। और उसके साथ साथ जो फजलुर रहमान है उसका जाती, वो तो हारा हुआ आदमी है, he has lost the elections। अब he wanted to come back, वो वापस आना चाहता था पीपल्स पार्टी और नून लीग के कंधे पे चढ़ के, मतलब है गन फायर करनी और somebody else's shoulder। तो ये तमाम चीजें तो रोजे रोशन की तरह आया थी, और जब ये चीजें आया थी तो ये किस तरह हो सकता था कि तीनों जो है वो दोनों पार्टियां रिजाइन कर दिया, जो फजलुर रहमान चाहता है वो करते रहते, हो नहीं सकता था ना। ह्यूमनली पाकिस्तान की मेरी नजर में पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज में अब जब वक्त आया तो आपने खुद ही देख लिया, एक ने कहा कि इस्तीफे दो, उसने कहा जी हम इस्तीफे नहीं देते, उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च करो, उन्होंने कहा जी हम लॉन्ग मार्च। क्यों? इसलिए कि हर एक को अपना बेनिफिट किसी चीज में नजर आ रहा है। और जब सियासत जातियात के गिर्द रिवॉल्व करेगी, दुनिया के किसी भी खित्ते में सियासत अगर इशू के गिर्द रिवॉल्व नहीं करेगी, सियासत अगर सियासी पार्टी की पॉलिसी के गिर्द रिवॉल्व नहीं करेगी, अगर उसके अंदर सिर्फ आपने एक शख्स को मियां साहब जो खा के भागा हुआ है पाकिस्तान से, अगर उसके गिर्द रिवॉल्व करनी तो ये गुड्डी सर चढ़ नहीं सकती थी। और आपने देखा जिस तरह चीजें डेवलप हुई, जो अपोजिशन लीडर पे कह ले, सेनेट में कह, वो तो एक्सक्यूजेज होते हैं ना, वो तो रीजंस होते हैं जो आप क्रिएट करते हैं। अदरवाइज अगर एडेप्टेबिलिटी हो, एक्सेप्टेंस हो, तो फिर तो रीजंस क्रिएट वजूहात जन्म नहीं लेती ना। लेकिन जब एडेप्टेबिलिटी ना हो, और वो एडेप्टेबिलिटी आपकी सियासत में भी होती है और आपके मेंटल एटीट्यूड में भी होती है, तो यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है एडेप्टेबिलिटी का, तो किस तरह ये हो सकता था कि ये तमाम जो मायूसी का आंसर है ये बड़ा क्लियर है। ठीक है मोना जी, मेन पार्टीज हैं पीडीएम की, मौलाना के समेत अगर हम देखें तो 3 ही बनती हैं। पीपल्स पार्टी इसलिए कि उनके पास एक सूबे में गवर्नमेंट मौजूद है, नून लीग इसलिए कि वो पंजाब में स्ट्रॉन्ग है, मौलाना की इसलिए इंपॉर्टेंस मौजूद थी कि वो ज़रा आवाम को जब जलसे होते हैं तो लाने के लिए उनको अहम समझा जाता है। अगर तीनों का रुख मशरिक मगरिब की जानिब है तो इनको मनाएगा कौन? पहले कोई मौलाना को मनाएगा, उसके बाद मौलाना इन दोनों जमातों को मनाएंगे। क्या पीडीएम दोबारा उस नुक्ते पर मुत्तहिद हो सकती है जहां से इन्होंने स्टार्ट लिया था? देखिए सलमा, असल में वैसे तो किसी की सेहत पे बात करना मैं नहीं समझती कि किसी भी तज्जिए में मुनासिब होता है, और अल्लाह सेहत दे मरियम को भी और मौलाना साहब को भी। लेकिन ये कि इनकी जो बीमारी का वक्त है वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे ही अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी साहब बने तो फिर दोनों ने कहा कि हम बीमार हैं, और दोनों जो हैं वो अब एक तरह से क्वारंटीन हो गए हैं, उन्होंने कर लिया अपने आप को करंटीना। अब देखना यह है कि वो कब निकलते हैं इस करंटीना से। दूसरा ये कि अब डॉक्टर अदनान भी आ चुके हैं खैर से, और फिर उन्होंने भी कुछ मरियम की सेहत के हवाले से बातें करना शुरू कर दी, और एक दफा फिर से वही जो खबरें हैं वो सरगर्म हैं कि आया मरियम बाहर जाना चाहती हैं, और इस वजह से अब वो चुप भी हैं, और वो वाकई खासी चुप हैं। बल्कि कल का तो खास तौर पर जो दिन था, जो भारत से चीनी और जो कपास की दरामद का कहा गया था, तो उसके बाद तो मुझे लग रहा था कि गालिबन ये कि एक मौका था मरियम साहिबा के पास कि वो कोई 2-4 ट्वीट्स कर देती, लेकिन ऐसी कोई चीज हमने उनकी तरफ से नहीं देखी। तो उनकी चुप्पी तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। अब बात यह है कि बिलावल साहब का जहां तक ताल्लुक है, बिलावल साहब अभी वैसे ही उसी तरह से मौजूद हैं, और मैंने तो शुरू दिन से ये मेंटेन किया है, आपके प्रोग्राम में भी ये बात कही है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर हक है पीपल्स पार्टी का, क्योंकि वो बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी है सेनेट में। और उन्होंने याद रहे, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, शहबाज शरीफ साहब को भी सपोर्ट किया था अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली के तौर पर, जबकि आपको याद होगा कि पीटीआई उस वक्त बहुत मुखालफत कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की। उन्होंने कहा था कोई और नाम कॉइन कर दें लेकिन हम शहबाज साहब पे नहीं मानेंगे। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इनको सपोर्ट किया था। बात यह है कि अब जितना डैमेज हो चुका है ना, मुझे नहीं लगता कि कभी उससे कोई वापसी हो पाएगी पीडीएम के प्लेटफॉर्म तक। मौलाना साहब तो यकीनन दिल बर्दाश्ता हैं, उनको होना भी चाहिए। मुतअद्दिद मर्तबा हमने देखा है कि कभी ये दोनों ऐसे भी मौके आए पीडीएम की पूरी ये जो बहुत मुख्तसर सी तारीख है उसमें, कि जब मौलाना साहब को अलहदा कर दिया गया, और उन्होंने बरमला असेंबली पर इस बात का, उनकी जमात ने, बल्कि वो तो खुद असेंबली में नहीं है, उन्होंने बरमला उनकी जमात की तरफ से इस बात का इख्तिलाफ भी किया गया।
कौमी असेंबली के फ्लोर पर कि आपने हमसे मुशावरत नहीं की। तो ये दोनों पार्टीज उनको अलहदा भी कर चुकी हैं, लेकिन अब जिस तरह की सूरत हाल है मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई भी गुंजाइश है कि पीडीएम अपनी पुरानी रविश पर वापस आ पाएगी। हाँ, अलबत्ता मैं ये कहना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब की मुखालफत कौमी असेंबली में नहीं करेगी, और मुझे लगता है ये सिर्फ बयान की हद तक रहेगा, क्योंकि हमजा साहब ऑल्दो वो इतना नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन वो पसे पर्दा काफी सरगर्म है और पीपल्स पार्टी से उनके अच्छे रवाबित हैं। बल्कि बिलावल साहब ने तो अब ये भी तय कर लिया है कि मरियम साहिबा की जगह हमजा साहब से जो है वो बातचीत की जाएगी और पंजाब में कोई ना कोई जो हलचल है वो मचाई जाएगी उनके साथ मिलके। तो मरियम साहिबा ने तो एक तो खुद को तो बहुत नुकसान पहुंचाया ही है अपनी स्टबर्ननेस की वजह से, दूसरा मैं समझती हूँ उन्होंने ओवरऑल पीटीएम को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। ठीक है मोना, जब आपने बात स्टार्ट की तो एनबीसी पता नहीं क्यों हंस रहे थे, मुझे हंसी इसलिए आई कि टाइमिंग की बात हो रही थी, मेरी सेहत भी एट द सेम टाइम खराब हुई लेकिन एजेंडा कोई नहीं था। नसीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमा बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये बात करूँगा कि एनबीसी हमेशा बड़ा अच्छा तज्जिया करते हैं, पर आज जो उन्होंने तज्जिया किया ना वो वकार यूनुस एक ज़माने में स्विंगिंग यॉर्कर कराया करता था जिसमें बैट्समैन के लिए बचने के कोई चांस नहीं होते थे। अब मैं आता हूँ आपके सवाल के जवाब की तरफ। देखिए मौलाना बिल्कुल पीडीएम फ्लॉप हो गई है। आप इसके दोबारा जितने अरसे ये चली है बड़ी मुश्किल से चली है, पुलिस रात पे चली है, अब जो इनका शराजा बिखर गया हुआ है उसमें तो दोबारा इकट्ठे होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने भी मौलाना को इस्तेमाल किया। जब आपको पता है कि जब फैज़ाबाद यहाँ पे इनका धरना था पेशावर रोड के ऊपर मौलाना का, तो नून लीग ने उस वक्त इस्तेमाल कर लिया था और अभी पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल कर लिया। तो ये अब पीडीएम तो दोबारा इस तरह इकट्ठी हो ही नहीं सकती, और ये अल्लाह ताला सेहत दे जिस तरह मोना ने कहा। लेकिन अगर कोरोना नहीं है और उन्होंने टेस्ट भी कराए, दोनों को कोरोना नहीं है, क्वारंटाइन में चले गए, तो इसका मतलब है ये पीडीएम टूटने का सदमा है जिसकी वजह से तबीयत ख़राब हुई है। अब आप देखें कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, बड़े सीजन पॉलिटिशियंस है उसके अंदर, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह गेम को खेला है। और सेनेट में आप देखें कि अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो इनको लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं मान रही यूसुफ रज़ा गिलानी को, कहाँ वो इनको चेयरमैन बनाने चले थे, तो इसका मतलब है कि नून लीग ने उनके नाम के ऊपर स्टैंप लगाई थी ताकि ये चेयरमैन भी ना बन सकें, और बाद में उनके हस्बे इख्तलाफ बनने के ऊपर इतने ज़्यादा एतराज़ात कर रहे हैं। असल में इसमें सबसे बड़ी जो गेम मुझे नज़र आई है, मेरी बड़ी कम तजुर्बा है एनबीसी वगैरह या बाकी हमारे जिस तरह ब्रिगेडियर साहब हैं, लेकिन कौमी असम्बली में पीडीएम ने बहुत बड़ा झटका दिया था गवर्नमेंट को जब यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के मेंबर बने थे और हफीज़ शेख जो उनके वज़ीर ख़जाना थे वो क्लीन बोल्ड हो गए थे। लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फाइट बैक किया और 2 दिन बाद उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके जो है ना वो पीडीएम को बिल्कुल लमलेट कर दिया था, और फिर सेनेट में चेयरमैन की सीट जीत के और डिप्टी चेयरमैन की सीट जीत के उन्होंने वो कहते तबाह दे यानी कि तबाह कर दिया इसको अपना पीडीएम को। और उसके बाद आप देखें कि जो इख्तलाफात ढके छुपे चले आ रहे थे वो निकलने शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी नून लीग हम सब प्रोग्राम में कहते रहे कि ये कभी भी जो है आपस में नहीं मिल सकते, उनका आपने हाल देखा कि क्या हुआ और वो आपस में सामने आ गए। ठीक है, ये लोग इन हालात की वजह से आपस में एक दूसरे के सामने आ गए। अमीर अब्बास की जानिब जाने से पहले मैं एनबीसी आपका इस पे तज्जिया ले लूँ कि ये जो सूरत हाल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। पीपल्स पार्टी नून लीग से नाराज़ है, नून लीग पीपल्स पार्टी से नाराज़ है, मौलाना इन दोनों से नाराज़ है, लेकिन ये दोनों मौलाना से नाराज़ नहीं है। अच्छा, बात ये कि पहले तो ये तय कर लेना कि गलती कहाँ पर हुई, पीडीएम को के किले में नकब किस्तें लगाई। तो ये मैं बहुत दिनों से सवाल कर रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि लॉन्ग मार्च से 3 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जी इस्तीफ़े तो बहुत ज़रूरी हैं, इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च इंटरलिंक्ड है, जब तक इस्तीफ़े आप नहीं देंगे लॉन्ग मार्च नहीं होगा। अच्छा, ये कहाँ से बयान आया, कैसे आ गया? क्योंकि जो पीडीएम का चार्टर है उसमें तो ये आखिरी पॉइंट है, और वो भी इस तरह लिखा गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आखिरी कार्ड के तौर पर, आखिरी हरबे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले लॉन्ग मार्च होगा, उससे पहले धरना होगा वगैरह वगैरह। तो पता ये चला बहुत तफ्तीश करने के बाद, राना तनवीर साहब जो मुस्लिम लीग के लीडर हैं उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था, और उन्होंने इस बात पर हैरत का इज़हार किया कि अगर इस्तीफ़े नहीं भी दिए गए थे तब भी लॉन्ग मार्च क्यों नहीं हुआ। लॉन्ग मार्च अगर होता तो एक इम्पैक्ट बनता, हर पॉलिटिकल तहरीक का इम्पैक्ट होता है। तो मौलाना नाराज़ रहेंगे क्योंकि उनको नाकामी हुई है और नवाज़ शरीफ साहब गुस्से में रहेंगे
क्योंकि उनका जो पूरा खेल था, एक पूरा सिस्टम को उखाड़ के फेंकने का, वो ख़राब हो गया। ठीक है, ये जो सारा खेल था मीर अब्बास साहब, ये आखिर ख़राब करने की वजह क्या पीपल्स पार्टी थी? ये सब ने थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डाला इन हालात को बिगाड़ने में? मेरा ख्याल है जो मौलाना साहब के साथ हुआ ये बिल्कुल ठीक हुआ है और ये बहुत अच्छा हुआ है और मौलाना साहब के साथ यही होना चाहिए था। यानी मौलाना साहब जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मौलाना साहब को मालूम होना चाहिए था कि जिन दो सहारों पर खड़े होकर वो इनकलाब और जिहाद शुरू करना चाहते हैं, वो दोनों सहारे खोखले हैं। वो मुनाफिकत से भरे, कूट कूट कर भरे हुए हैं दोनों सहारे। मौलाना साहब को पता होना चाहिए था कि वो जिन दो बैसाखियों पर खड़ा होना चाहते हैं, वो बैसाखियां एक दिन धड़ाम से गिरेंगी, इनको भी गिराएंगी। ये मुफाद परस्त बैसाखियां हैं, ये इक्तदार की हरीस बैसाखियां हैं, इनके अंदर कोई उसूल नहीं है। ये मौलाना साहब जितना घाघ सियासतदान जो 1981-82 से मुफ्ती महमूद अपने वालिद के इंतकाल के बाद से पाकिस्तान की सियासत में है, 40 साल से, और बार बार इक्तदार में आके इतनी जल्दी ठोकर खा के गिर गया, इतनी आसानी से चोट खा के गिर गया। यानी मौलाना को एक दफा पहले 2019 में जब मौलाना ने धरना शुरू किया, लॉन्ग मार्च शुरू किया, इन्होंने उस वक्त मौलाना को डसा। और वो जो है ना कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता, मौलाना बार बार डसे जा रहे हैं इनसे। मौलाना की अपनी मत नहीं काम कर रही कि ये हो क्या रहा है। अब आप देखें उस वक्त जब पिछला लॉन्ग मार्च मौलाना लेकर निकले थे तो मौलाना लाहौर गए। पहले लाहौर में नून लीग ने इस्तकबाल नहीं किया मौलाना का, फिर वहां से मौलाना अपनी इज्जत बचा के सामान पोटली उठा के और इस्लामाबाद पहुंच गए। यहां इन्होंने समझा कि मौलाना का जो स्टेज है वो एक शो केस है, वहां हम आएंगे, रोजाना तकरीरें करेंगे, मीडिया हमें 2-2 घंटे की कवरेज देगा, सामान उठाएंगे वापस। मौलाना बेचारे आके फंस गए वहां पे। ऊपर से मौसम शदीद हो गया, बारिशें शुरू हो गई और यख बस्ता हमारे मौलाना के लोग बीमार, 3-4 लोग इंतकाल कर गया, मौलाना बिस्तर ढूंढ के निकल गए। सही। अब मौलाना भी उतावले हो रहे हैं ना, मौलाना के अंदर भी जोश बार बार उठ रहा है कि मैं किसी तरह हुकूमत गिराऊं, लिहाजा उन्होंने दोबारा उन्हीं सियासी फ्रॉडियों के हाथों अपने आप को बेच दिया जिन्होंने मौलाना के साथ हाथ कर दिया। अब मौलाना ने कोशिश की कि किसी तरह मैं इन दोनों को बिठा के अंदर इनसे बात करूं कि भाई आप अपनी हड्डियां बीच चौराहे में जाके क्यों फोड़ रहे हैं, अगर आप दोनों को शिकायत है तो मुझसे करें, अंदर बैठ के बात करते हैं। लेकिन इन दोनों ने मौलाना की बात नहीं सुनी और मरियम नवाज साहिबा ने तो जो कुछ बिलावल के बारे में कह दिया, जो कुछ एहसन इकबाल साहब ने कह दिया, जो कुछ राना सनाउल्लाह ने कह दिया, ये तो वापस वही नून लीग और पीपल्स पार्टी बन गई है जो 2018 के इलेक्शन से पहले थी। जबकि 2018 के बाद तो इन्होंने कहा कि हम तो कफारा अदा करना चाहते हैं अपने 40 साल के गुनाहों का, और हम कफारा अदा करने के लिए अब हम एक हो रहे हैं। लोगों ने समझा कि ये अब पहले जो हेट रिलेशन था ना वो अब लव रिलेशन में तब्दील हो जाएगा, इनका रोमांस शुरू हो जाएगा। ये तो लव हेट रिलेशन बन गया अजीब सा। तो मेरा तो ख्याल है जो मौलाना साहब के साथ हुआ है ये बिल्कुल ठीक हुआ। ऐसे ही यानी आपको असल गुस्सा मौलाना साहब पे है कि वो मंझे हुए सियासतदान थे, इतनी जल्दी आउट कैसे हो गए विकेट से। ठीक है, आपका पॉइंट भी आ गया अमीर अब्बास साहब। इसके साथ ही मुझे एक ब्रेक करना है, ब्रेक से वापस आने के बाद बात करेंगे इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी काबीना में गैर मुतवक्के तब्दीली के बाद मईशत से मुतालिक मजीद फैसले सामने आने का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल तश्कील देने जा रहे हैं, जिसकी सरबराही साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन करेंगे। ये काउंसिल हुकूमत को अहम मुआशी उमूर से मुतालिक फैसला साजी में मदद करेगी। हमारा सवाल ये है कि क्या ये फैसला मईशत के लिए अच्छा साबित होगा? ब्रिगेडियर साहब। असल में ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तो अगस्त 2018 में इमरान खान साहब ने जिस वक्त टेक ओवर किया था, उसके फौरन बाद आपको याद है कोई इन्होंने 18 मेंबर अपना पार्लियामेंट इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, जिसमें कोई 7 जो थे गवर्नमेंट फंक्शनरीज थे और 11 जो थे वो इकोनॉमिस्ट थे, लंदन यूनिवर्सिटीज़ के, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, लेकिन वो एक्सपर्ट्स थे, एकेडमिशियंस थे, और उसको प्राइम मिनिस्टर ने बजाते खुद चेयर करना था। लेकिन अगर आप देखें तो वो उसकी असद उम्र के बाद तो उसकी कोई मीटिंग हुई नहीं थी। अब उसके बाद लोगों ने रिजाइन कर दिया, एक के ऊपर
पीपल्स पार्टी के मेंबर थी, उन्होंने ट्वीट कर दिया उनके मजहब के हवाले से, और वो हालांकि वो भी पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन वो उसके बाद वो रिजाइन करके चले गए, फिर बाकियों ने 4 लोगों ने रिजाइन कर दिया। तो अब वो 2 साल उसको गुजर गए, आप मईशत को चलाते रहे हफीज शेख साहब के ज़माने से, और इस तरह अब इस वक्त हमाद रजा साहब आए हैं तो ये कमेटी बन जाएगी। असल में तो मेरे ख्याल में जो आपको जो डिसीजंस लेने होते हैं वो उन हकाइक की रोशनी में होते हैं जो हकाइक खास तौर पे माशियात के सिलसिले में ग्राउंड पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और उसके लिए कोई नया इनिशिएटिव आपने इंडिविजुअल भी ले सकता है। एक कमेटी, शौकत तरीन साहब बहुत सीजनड आदमी है, बड़े अपना उनका तजर्बा है, तो ये एक तजर्बे के तौर पे अगर करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह ये कोई बहुत बोल्ड डिसीजंस नहीं लेंगे, और उसके अंदर जो आपका डेफिसिट है, खास तौर पे जो प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, आपकी जो IMF के थ्रू जो प्रेशर आ रहा है बिजली की कीमतें बढ़ाने के हिसाब से, अभी गैस की कीमतें बढ़ाने के हिसाब से, इसके साथ जो एक आपके पास बड़ा अफरियत जो खड़ा हुआ है वो है आपका सर्कुलर डेट का। अब उसके लिए क्या चीज़ किस तरह जनरेट करेंगे, तो एक मेरा ख्याल एक्सपेरिमेंट के तौर पे, एक सजेशन के तौर पे तो एक चीज़ ठीक है, लेकिन जब तक आप रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे और उसमें चेंजेस जो बार बार आप करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की, और ख़ास तौर पे इस वक्त बजट से पहले जो कुछ हुआ है, तो उसमें दो चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट खड़ी हुई हैं। एक ग्राउंड रियलिटी जो मईशत की एग्जिस्ट कर रही है उसको रिमूव करने के, दूसरा कमेटी क्या इनिशिएटिव लेगी, कमेटी क्या चीज़ें करेगी, जबकि बजट भी आपके सर पे खड़ा हुआ है। तो आई होप चले और शौकत तरीन साहब की सरबराही में चले, तो कॉमन आदमी के लिए कोई चीज़ें अगर ऐसी हो सके, जिसके लिए कोई ऐसी पॉलिसीज आ सके कि वो बेनिफिशरी हो उन चीज़ों का जो चीज़ें पाकिस्तान की मईशत हो रही है, तब तो वो प्रोडक्टिव होगी। अगर आपने फिर बिजली की कीमतें बढ़ानी है, गैस की कीमतें बढ़ानी है, बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ानी है, तो वो इंडिविजुअल कर ले या कमेटी कर ले, बात एक ही जगह पे आकर रुकती है। ठीक है नासिम, एक जो ताई साहब 2 बातें, एक तो ये कि हमाद अजहर साहब भी बड़े काबिल वजीर हैं, उनकी होते हुए शौकत तरीन साहब को लाने की बात भी समझ नहीं आती, ऑल्दो शौकत तरीन साहब भी काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, वो भी बड़े सीनियर हैं, और जिस तरह 2010 में हुआ था कि हफीज़ शेख को शौकत तरीन को हफीज़ शेख साहब ने रिप्लेस किया था, इसी तरह अगर अब रिप्लेस करना मकसद है तो क्या कोई और रास्ता नहीं निकल सकता था कि हफीज़ शेख साहब को ही रखा जाए? फिर दूसरी बात ये कि जो शराइत रखी जा रही हैं, शौकत तरीन साहब कहते हैं कि उनके अगेंस्ट जो केसेस है पहले वो ख़त्म किया जाए, उसके बाद वो अहम ओहदे पर आएंगे। क्या इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी गवर्नमेंट उनको बतौर मुशीर लाने के लिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये, यहाँ फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बड़ी वाह हो रही है कि उनके सारे मिनिस्टर, उनके सारे मुशीर, उनके सारे वज़ीर हुकूमत मुंतखब कर रही है, लेके जा रही है। फवाद चौधरी, फिरदौस हाशी खामान, हफीज़ शेख और अब शौकत तरीन साहब। अच्छा, शौकत तरीन साहब एक बड़ा अच्छा नाम है इकनॉमी में, लेकिन एक कंजर्वेटिव सोच रखते हैं। उनकी सोच आउट ऑफ बॉक्स नहीं है, इतनी आउट ऑफ बॉक्स नहीं है कि जो हमें ज़रूरत है। उन पर मुकदमात पे, उन पर केसेस हैं, उनका ख़ात्मा अगर आप करेंगे तो फिर हम माजी में वापस चले जाएंगे, जब एक ज़माने में किसी पार्टी के केस, तमाम केसेस ख़त्म करके उसको नहला धुला के ला के शेरवानी पहना के बैठा दिया गया था, वो वाक़या हो जाएगा। तो मेरा ख़्याल है शौकत तरीन साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि पहले उनके केसेस ख़त्म किए जाएँ, फिर उनको लाया जाए। अब केसेस ख़त्म करना एक नाइंसाफ़ी होगी। केसेस चलाएँ, मुकदमात का जल्द फैसला ले लें, उसके बाद बात करें। अभी तो ब्रॉडशीट के मामलात भी आ रहे हैं आपके सामने, जो क्या होना है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बहुत सी कौंसलें हैं, फॉरेन पॉलिसी कौंसल है, इकनॉमिक कौंसल है, मीडिया कौंसल है, पता नहीं कितनी कौंसलें कायम कर रखी हैं, और सब बेचारे लोग रोज़गार पर लगे हुए हैं, जो भी जिस तरह भी चाह रहा है, काम कोई नहीं हो रहा। अब देखिए, ये जो वाक़या था कपास का और गंदम का और चीनी का इंडिया से बुलाने का, ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी तजवीज़ थी। अगरचे वो एज ए कैपेसिटी ऑफ इंचार्ज मिनिस्टर ट्रेड कॉमर्स वो उन्होंने पेश की थी, ECC से मंजूर कर ली थी। क्या हुआ कि काबीना में जाके प्राइम मिनिस्टर कह दें, मैं नहीं, हम तो नहीं कर रहे। तो ये वो बातें हैं, कच्चे खेल होते हैं कि जिनको पक्का करने की ज़रूरत होती है। कोई ऐसा वज़ीर ढंग का चाहिए इनको
जो कोई ऐसा फैसला ना कर पाए जिसको बाद में वापस लेके आप शर्मिंदा हो, आपको शर्मिंदा होना पड़े। फिर ये कि इकनॉमी जिस ट्रेंड पे जा रही है हमारी, अभी तक हमारा रुपया स्टेबल तो हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ भी रहा है, लेकिन एक धचका लगता है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नीचे गिर जाते हैं। अभी स्टेबिलिटी की वो पोजीशन नहीं है। तो ऐसा, अच्छा हमाद अज़हर बहुत ज़हीन आदमी है, FATF में जो काम किया उन्होंने वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन उनके ऊपर अगले रोज़ ये अदम एतमाद शौकत तरीन का नाम देकर कि शौकत तरीन को हम लेकर आ रहे हैं, वो भी एक अफसोसनाक बात है। तो कहीं पर मुझे लगता है पारा है कोई जो बहता चला जा रहा है, कभी इधर कभी उधर। हुकूमत को अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा। ठीक है अमीर अब्बास साहब, एक तो शौकत तरीन साहब को लाने की बातें हो रही हैं, दूसरी ये बात कि अगर मईशत हमारी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, सब अच्छा था, तो फिर इस इक्तिसादी काउंसिल के क़याम की ज़रूरत क्यों पेश आई, और अगर इसका क़याम ज़रूरी था तो ये फैसिलिटी हफीज़ शेख साहब को क्यों नहीं दी गई? देखिए, एक तो जैसे ब्रिगेडियर साहब ने पहले फरमाया कि सितंबर 2018 यकम सितंबर अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक 18 रुकनी मशावरती काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की थी, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। और इस 18 रुकनी काउंसिल में 7 लोग जो थे वो हुकूमत से थे, 11 लोग प्राइवेट सेक्टर से थे। जो प्राइवेट सेक्टर से लोग थे वो बड़े काबिल लोग थे, उनमें डॉक्टर अशफाक असद जैसे लोग थे, उनमें एक वो बेचारा भी था आतिफ मियां के जिसको हमने मजहबी तासुबी आप कह लें, उसकी हमने भेंट चढ़ा दिया, वो छोड़ के चला गया। और लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, IBA के प्रोफेसर, बड़े काबिल लोग थे उसके अंदर, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? मेरे लिए मुशावरती काउंसिल से ज्यादा लफ्ज मुशावरत पर बात करना ज्यादा अहम है। क्या इमरान खान साहब के 2.5 साल करियर को सामने रखते हुए हम ये मान सकते हैं कि वो किसी की मुशावरत मानेंगे? चाहे वो इक्तिसादी मुशावरत हो, चाहे वो उस्मान बुज़दार के ऊपर मुशावरत हो, चाहे वो उनके यूटर्न्स के ऊपर मुशावरत, यानी जिस मामले पे भी लोगों ने उनको मशवरे अच्छे देने की कोशिश की, वो डट गए, वो जिद्दी हो गए, वो अकड़ गए, उनके अंदर अना है, वो झुकना पसंद नहीं कर रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि जो दरख्त भी झुकता नहीं है वो फल नहीं देता। वो हर चीज के ऊपर पहले जिद करते हैं, पहले डट जाते हैं, कुछ अर्से के बाद उनमें से कुछ मामलात पर उनको एहसास होता है कि नहीं ये तो गलत हो गया, लेकिन उसके बाद फिर वो यू टर्न लेते हैं। लेकिन जब वो यू टर्न लेते हैं तो तब तक पानी पुलों से बहता होता है। उसकी कई मिसालें ऐसी हैं कि जहां उन्होंने लोगों की मुशावरत को ठुकरा दिया, छुट्टे मार दिए मुशावरत को। अच्छा, अब इन्होंने टास्क फोर्सेस बनाई थी, जिस तरह ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल थी, ऐसे ही कुछ टास्क फोर्सेस थी। वो टास्क फोर्सेस भी तो मुशावरती काउंसिल थी ना, वो 15-20 टास्क फोर्सेस थी। उनका क्या निकला इन 2.5 सालों में? उनमें से आप समझने की कोशिश करें कि इमरान खान जिस हस्ती का नाम है वो मुशावरत पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, कम से कम इन 2.5 सालों में। जो आप एडवाइजरी का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बना दें, आप किसी और सब्जेक्ट पर एडवाइजरी काउंसिल बना दें, तो उसका नतीजा 0/0 गिलास तोड़े 12 आने। मेरा नहीं ख्याल कि सबको नतीजा निकलेगा। ठीक है मोना, जो हालात हम देख रहे हैं, हमाद अज़हर की काबिलियत पे सब अच्छा बोलते हैं, सब कहते हैं कि हमाद अज़हर जब मईशत के हवाले से बात होती है वो बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, जैसे भी NBC ने कहा कि FATF पे वो बिलाशुबा अच्छा काम कर रहे हैं। उनके होते हुए अगले ही दिन जब गवर्नमेंट इस तरह की बात करती है कि शौकत तरीन को लाया जाएगा, अपना ही एक फैसला करना, उसी पर अदम एतमाद कर देना, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, एक तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो है स्टेबिलिटी और एक स्टेबिलिटी और एक कंसिस्टेंसी, कि भाई जो है पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी और शख्सियत की कंसिस्टेंसी, वो भी तब जब हम एक बहुत ही सख्त किस्म के IMF प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं। तो इसमें तो बिल्कुल मैं 100% इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि कंसिस्टेंसी तो शख्सियत से आती है। अगर अदालती फैसले के हिसाब से भी चला जाए, जो कि हफीज शेख साहब के हवाले से था, तो वो जून तक गालिबन कंटिन्यू कर सकते थे अगर वो सेनेटर नहीं भी बने थे तब भी।
लेकिन उसके बावजूद भी पहले ये फैसला लिया गया। एक तो ये बड़ा क्लियर कट ये बात है कि जो नताइज आए थे यूसुफ रजा गिलानी साहब और हफीज शेख साहब के, जो सेनेट का एक उनका कॉन्टेस्ट हुआ और जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते, तो एक तो ये कि गवर्नमेंट सर्कल्स में इस बात की एक रिकग्निशन है और इस बात की एक एक्नॉलेजमेंट भी नजर आती है कि हाँ शायद वो जो रिजेंटमेंट थी, चले एक तो पैसे का लेन देन या वो जो भी पैसा चला और वो उनके साहबजादे की वीडियो, वो सारी अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट जो बहुत मुस्तहकम है और पॉपुलर है वो ये भी है कि गालिबन वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक लोगों ने इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से दिखाया था जो उनके अपने अरकान है। इस वजह से एक तो ये फौरी तौर पर ये फैसला सामने आया है और जून तक का इंतजार नहीं करना पड़ा। अच्छा, हैविंग सेड दैट, हमाद अजहर साहब के हवाले से बिल्कुल मैं दोहराऊंगी ही, वैसे तो इसी बात को आपने भी कहा है और एनबीसी भी कह रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली बहुत एबल इंसान है और मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था कि यंग लोग आगे आए और नए लोगों को मौका मिले, वो भी एक उनके ऊपर बात पूरी बैठती है। दूसरा ये आपको याद होगा वो रेवेन्यू के मिनिस्टर हुआ करते थे पहले, तो फिर यही रिपोर्ट्स थी कि हफीज शेख साहब की ख्वाहिश थी कि रेवेन्यू और एफबीआर वगैरह के मामला वो खुद से देखें, तो इस वजह से फिर हमाद अजहर साहब को इकोनॉमिक एडवाइस जो इकोनॉमिक है, क्या है वो जो इकोनॉमिक जिसके वो अभी मिनिस्टर थे, उसको उनको बना दिया गया था, उसका मिनिस्टर उनको, तो उसको इसी वजह से रेवेन्यू उनसे वापस लिया गया था। अब उनको जब दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है, एक तो ये बड़ी एक खुशाइंद बात है कि उनको दोबारा ये चार्ज दिया गया है और ये बिल्कुल बात सही है कि इसमें अब सर्टेनिटी होनी चाहिए और इलेक्टेड इंसान जो कि उन्होंने भी, आपने देखा होगा कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 मरतबा गालिबन ये बात कही है कि मैं लोगों में वापस जाऊंगा, जी मैं इलेक्टेड हूं। तो देखिए उनकी तरफ से भी इस बात का इशारा मिला है, उनको खुद भी ये बात बखूबी समझ आ रही है कि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी के तहत ये काम करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। ये बहुत अच्छी बात है। लोगों का एक जो ट्रस्ट लेवल है ना वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर पर होना चाहिए। और मैं बदकिस्मती से कहती हूँ पाकिस्तान में ना हमने रिवायात नहीं देखी है, बहुत कम हमने इलेक्टेड लोग देखे हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर्स रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद उतनी नहीं है जितने टेक्नोक्रेट्स को हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते आए हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है कि खुदारा हम मजहबी बुनियादों पर और किसी की जातियात को लेकर हम लोगों को इस तरह से उनको हम रिडिक्यूल ना करें। आई थिंक नाउ इज द टाइम, ये बिल्कुल सही वक्त है। जो कुछ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के साथ हुआ वो बहुत बदकिस्मत था। मुझे लगता है अगर इस वक्त भी सुधार कर रहे हैं तो कोई देर नहीं हुई है, बिल्कुल इसका सुधार करें, इसको बनाया जाए। शौकत तरीन साहब अगर इसको हेड कर आगे चलते हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड ओमेन। लेकिन ये कि मुझे अब ये रियलाइजेशन हो रही है ना, जो अभी अमीर कह रहे थे कि पहले मुशावरत किस चीज पे मानी है, मुझे अब ये लग रहा है जो कि हुकूमत के अपने लोग बहुत मर्तबा कह चुके हैं और काबीना से बार बार इसकी आवाजें उठ रही हैं, हुकूमत को इस चीज की रियलाइजेशन अब हुई है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। इसलिए मुझे चॉइसेस बहुत जल्दी चेंज होती जा रही है। ठीक है मोना, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो इतने जल्दी में फैसले किए जा रहे हैं, हमाद अजहर साहब आ गए, इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल कायम हो गई, फिर शौकत तरीन साहब के आने की बातें हो रही हैं, ये सब इसलिए हो रहा है कि जून करीब है, बजट आना ही है, इसके पीछे वजूहात कुछ और है? नहीं सलमा, वो वजूहात पुरानी है। देखे ना, ये तो गुड गवर्नेंस की प्रॉब्लम पहले दिन से चली आ रही है। मतलब शौकत तरीन, क्या आपके पास अपनी टीम नहीं है? 22 साल आपने स्ट्रगल की, क्या आपके पास एक ही खिलाड़ी था असद उमर, जिनको अगर रिटायर्ड हो गए वजारत खजाना से तो आपके पास कोई अपना बंदा ही नहीं है? आपको क्यों इधर उधर से लोग ढूंढने पड़ रहे हैं? वो स्टेबिलिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि अभी जिस तरह मेरे साथियों ने कहा कि एक दिन हुआ वज़ीर ख़जाना बने हुए हमाद अजहर को और उसके सर पे तलवार ला के लटका दी। मेरे ख्याल से हमाद अजहर को काम करने देना चाहिए। ही इज़ क्वालिफाइड, ही इज़ ब्रिलियंट, उनका तजुर्बा भी है। और आप देखें कि जिस तरह यंग मिनिस्टर मुराद सईद हैं अपने एरिया में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर हमाद अजहर को पूरा मौका दिया जाए तो वो परफॉर्म करेंगे। आप बाकी देख लें कि शिबली फराज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उससे पहले फरदौस आयशी केवान थी, उससे पहले फवाद चौधरी थे। आजकल कोई भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि जब सेनेट का इंतखाबात हो रहे थे और शिबली फराज रिटायर हो गए थे तो डेफिनेटली वो अपनी वजारत से भी रिटायर हो गए थे, अभी तक नहीं चुना। आज जो काबीना की ब्रीफिंग दी गई है वो फवाद चौधरी ने आके दी है, तो अभी भी अनसर्टेनिटी चल रही है कि कौन वजीर है, कौन नहीं है, कौन नया वजीर आएगा। और देखें कि आधा वक्त गुजर चुका है, अब तो आगे जितने दिन बढ़ते जाएंगे, इलेक्शन के दिन आते जाएंगे, तो ये तजुर्बात का वक्त नहीं है। अब तजुर्बे इस वक्त नहीं करने चाहिए, इस वक्त तो वो टाइम है कि परफॉर्मेंसेस आनी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक आप देखें कि वजारतों को नहीं पता कि कौन किस वजारत को चलाएगा। तो ये शौकत तरीन वाला जो फैसला है मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है फैसला, इसलिए कि उन्होंने तो साफ कह दिया कि जब तक मेरे नैब के केसेस क्लियर नहीं होते मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। तो नैब के केसेस तो कोई क्लियर नहीं करवा सकता, क्योंकि
क्योंकि अगर उनके नैब के केसेस क्लियर फौरी तौर पे करवाए जाते हैं तो फिर पता चल जाएगा कि हुकूमत या कोई और इदारे जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ये रिस्क तो नहीं लिया जा सकता। जो उनके नैब में केस चल रहे हैं उनको चलने दिया जाए। और बहुत लोग हैं पाकिस्तान में, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी यंग जनरेशन आगे आ चुकी है। आप यंग लोगों की एक जो है वो कमेटी बना के देखें। आपको इस वक्त महंगाई के साथ लड़ना है, अभी इस वक्त और कोई मसाइल नहीं है। सबसे बड़ा मसला महंगाई का, आगे रमज़ान आ रहा है, फिर आपने बजट पेश करना है, फिर आपने नौकरियां देनी है, फिर आपने घर देने हैं और आधे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो है पार्टी को भी सोचना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी सोचना चाहिए, क्विक फैसले लें, उसके साथ स्टिक करें और लॉन्ग रन पे सारी पॉलिसीज बनाएं। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये आइंदा इलेक्शन की तैयारी है, इसलिए गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ कर मूव करना होगा। नाज़रीन, इसके साथ ही ब्रेक पर वापस आने के बाद बात करेंगे कोरोना वायरस के उस वेरिएंट की जो बच्चों में बहुत तेजी से फैल रहा है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन, मुल्क में बच्चे भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। अब तक 20,000 से ज्यादा बच्चों में इस वायरस की तस्दीक हुई है और सिर्फ मार्च के महीने में 4,830 बच्चे वायरस की लपेट में आ चुके हैं। माहिरीन ने कहा है कि बच्चों की वजह से दीगर अफराद में वायरस के फैलाव का इम्कान ज्यादा है। हम अपने तजियाकारों से ये जानना चाहते हैं कि अब बच्चों को बचाने के लिए किन इकदाम की जरूरत है। नासिर बेग चुगताई साहब। देखिए, अभी तो इनकी वैक्सीन नहीं आई बच्चों की। बच्चों के लिए वैक्सीन की तैयारी जारी है, उसके ट्रायल्स भी जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पेटेंट नहीं हुआ है, कोई रजिस्टर नहीं हुई है और ना ही कोई मुकम्मल हुई है। तो सबसे ख़तरनाक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बच्चों का बिहेवियर मुख्तलिफ है। 8.5% टोटल पॉजिटिव टेस्ट जो हैं वो बच्चों के आए। इसका मतलब है बहुत बड़ी तादाद दुनिया में बच्चों की है जो कि मुतासिर हुई है कोरोना से। पाकिस्तान में तरदीद होती रही, मतलब कि बच्चों को नहीं होता, बच्चों को नहीं होता। हम कहते रहे बच्चों को भी होता है, लेकिन वो मानते ही नहीं थे। अब मालूम हज़ारों में, सिर्फ इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ मैं, कराची वाक़ा में तो बहुत ज़्यादा होगा, लाहौर में, लेकिन सिर्फ इस्लामाबाद में सैकड़ों बच्चे हैं, हज़ारों जो अस्पतालों में गए हैं और उन्हें इलाज करवाया है। इसका सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इसका हल तो वही है कि आप बच्चों को दूर रखें, मास्क पहनाएं, उनको आदत डालें हाथ धोने की और एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात क्या है कि बच्चों में जो नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। डर, खौफ, मौत का खौफ, इरिटेबिलिटी, तलखी, रवैयों में ख़राबी, इसको भी काबू करना पड़ेगा। यानी हमें साइकोलॉजिकली भी इलाज की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों के लिए। हमें नसीम सिद्दीकी साहब। नहीं, आप देखें कि ये वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि जो बड़े हैं वो तो जब उनको कोविड होता है वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को आप आइसोलेट कैसे करेंगे? बच्चों को तो आप अकेला नहीं छोड़ सकते, उनकी तो टेक केयर करनी पड़ेगी। और फिर जो दूसरे बच्चे भी घर में होते हैं वो भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। तो ये बड़ी खौफनाक बात है, बड़ी ख़तरनाक बात है। दुनिया पूरी 1 साल से ज़्यादा गुजर चुका है, इस जो असबियत है इसको बर्दाश्त कर रही है। तो मेरे ख्याल से हमें बच्चों को भी ट्रेन करना चाहिए और उनको दूर रखना चाहिए और बाहर बिल्कुल नहीं निकलने देना चाहिए। मास्क पहनने की उनको भी आदत डालनी चाहिए। जो SOPs बड़ों के लिए है वो बच्चों के लिए भी है, और बच्चों को चाहिए कि वो खुद से भी एहतियात करें। बच्चे चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। जिस तरह टीवी के ऊपर अक्सर एडवर्टीजमेंट आती है जिसमें कोरोना SOPs बताए जा रहे होते हैं, तो बच्चे उस वहाँ से भी सीखते हैं। तो ये एक मतलब ऐसी बात है जिसके लिए हम सबको फिक्रमंद होना चाहिए और ऐसे SOPs लाएं जिससे बच्चे बचे रहें। ठीक है ब्रिगेडियर साहब। सलमा, 2 चीज़ें हैं। एक तो एक यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी, अगर आपको 15 अप्रैल 2020 को ये न्यूयॉर्क में छपी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन बच्चे जो है दे आर एट रिस्क ऑफ हार्म बिकॉज ऑफ कोविड। तो पेरेंट्स को और बाकी लोगों को बड़ा केयरफुल हो। यूनिसेफ ने रिपोर्ट दी थी और पाकिस्तान को उसमें उन्होंने मेंशन किया था। तो हमने उस रिपोर्ट को पढ़ा या नहीं पढ़ा, देखा या नहीं देखा, ये एक बड़ी और तरफ बात है अगर यूनिसेफ इस चीज को कह रही है। दूसरी चीज है यार, सोचने की बात है कि आप बच्चे अगर यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं तो स्कूल तो आपने 24 मार्च से बंद किए हुए हैं, तालीमी सरगर्मियां बंद हैं, बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, आपने तालीम को, कॉलेज को भी, यूनिवर्सिटी को, स्कूल्स को भी बंद किया। तो यहाँ बैठ के सोचे कि वो पेंडेमिक लग कहाँ से रहा है बच्चों को।
अगर वो स्कूल नहीं जा रहे, जो कि स्कूल जो थे, प्राइवेट स्कूल जो थे खास तौर पे, वो काफी इफेक्टिव किस्म की, मौसर किस्म की जो है वो मेजर्स लेते थे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन बंद कर दिया बच्चे स्कूल तो नहीं। तो कहाँ से लग रहा है ये पेंडेमिक? अब जहां से लग रहा है, मैं आपको फिर अर्ज करूं, ये बच्चों को पेंडेमिक जो है बड़ों से लग रहा है। क्यों लग रहा है? कि आपकी पॉलिसियों में इतना कंफ्यूजन है कि उस कंफ्यूजन के तहत आपने स्कूल बंद कर दिए, तालीम को खत्म कर दिया। लेकिन बच्चों को बाहर ले जाते हैं तो बच्चे बाहर से वायरस कैरी करते हैं। खोली हैं, फिर मैंने कल कहा था आपको, आपने सब्जी की दुकानें खोली हैं, वो छोटी छोटी दुकानों में 10-10, 20-20 लोग घुसे हुए होते हैं, वो कोरोना लेके आते हैं, वो बच्चों को में कोरोना डालते हैं, बच्चों को जल्दी रिसेप्शन होती है। जब तक आप सिर्फ ये नहीं कहते रहेंगे कि बेरोजगारी ये वो, भाई हफ्ते में कोई नहीं मरता, 2 हफ्तों में मैं आपको इंश्योर करा सकता हूँ कि 2 हफ्तों में पाकिस्तान में कोई मौत वाकई होगी। ठीक है, हमें सख्त इक़दाम करना होंगे बच्चों को बचाने के लिए। जब तक आप रियलिस्टिक पॉलिसीज नहीं लेके आएंगे, बहुत बड़ा खतरा है बच्चों के लिए। सोचिए यहाँ बैठकर, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, बहुत माजरत चाहूंगी, वक्त बहुत कम है। अमीर अब्बास साहब, देखिए, एक तो 1 अप्रैल को जो एनसीओसी की नेक्स्ट मीटिंग है, उसमें इन्होंने यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूल्स खोलने के बारे में फैसला करना है। एक तो मेरा ख्याल है इसको मजीद कम से कम 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के लिए एक्सटेंड करना चाहिए। मुमकिन है कि ये वबा जो है वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। वैक्सीन का अमल भी पैरेलल चल रहा है पाकिस्तान में, अगरचे उसकी रफ्तार उस तरह से नहीं है जितनी हमारी आबादी है। दुनिया के कई ऐसे मुल्क जिनकी रफ्तार हमारी तरह वैक्सीन की, लेकिन उनकी आबादी बहुत कम है। तो अगर हमने इस रफ्तार से वैक्सीन लोगों को लगाई तो हम तो 3-4 साल लगा देंगे अपने 22-23 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने पे। लिहाजा एक तो एनसीओसी को फैसला करना चाहिए कि अगले 1-1.5 माह तक, खासतौर पर रमजानुल मुबारक का जो महीना है, इसमें तो बिल्कुल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को बंद रखा जाए। सेकेंडली, जो नसीम सिद्दीकी साहब ने बात की है बड़ी अहम है कि देखें, बड़े तो अपनी टेक केयर कर लेते हैं, अब 5, 7, 8, 9 साल की एज के दरमियान के जो बच्चे हैं, ये तो पेरेंटल केयर के ऊपर सर्वाइव करते हैं ना। अदरवाइज छोटे बच्चे डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा, तो उनके लिए जरूरी है कि माँ बाप बहुत ज्यादा केयर करें। मोना जी बिल्कुल, आई एग्री विद एवरीवन। एक तो स्कूल्स की बंदिश ये बहुत जरूरी है कि आगे कंटिन्यू करे, और ये जो 3rd वेरिएंट है ये है ही इस तरह का कि बदकिस्मती से पहले 2 जो इसके फॉर्म्स थे, वेव्स थी, उसमें तो ये बच्चों को नहीं लगता था, लेकिन यूके या ये जो 3rd वेरिएंट वहां से आया है, उसमें ये बच्चे भी इसका बदकिस्मती से शिकार हो रहे हैं। तो जाहिर है हम सबको बहुत एक्स्ट्रा एहतियात की जरूरत है। स्कूल्स की बंदिश के अलावा मैं बिल्कुल एंडोर्स करती हूँ इस बात को कि 2 या 3 हफ्ते के लॉकडाउन से कोई नुकसान नहीं होगा। ये इसकी तरफ गालिबन फौरन जाना पड़ सकता है, और गालिबन ये कि हो भी रहा है, इस बात पे सोच विचार भी हो रहा है। फाइजर की अलबत्ता वो जो वैक्सीन है वो गालिबन एक खुशाइंद एस्पेक्ट है कि उन्होंने क्लेम ये किया है कि 100% उनकी वैक्सीन जो है वो बच्चों के खिलाफ, वो आपके ख्याल में खुशाइंद एलिमेंट है। तमाम लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी ताकि खुद भी महफूज रहे और अपने बच्चों को कोविड से महफूज रख सके। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।